हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम आपके लिए इंद्रधनुष के बारे में कुछ इक्वेशंस देने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, यहाँ पे आप देख रहे होंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या डिफरेंस है? तो देखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की तरफ रेड है, ठीक है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में नीचे की तरफ रेड है, ठीक है, अपोजिट होता है। प्राथमिक और द्वितीयक में क्या होता है? अपोजिट होता है। प्राथमिक में ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी होता है, और द्वितीयक में ऊपर बैगनी होता है और नीचे लाल होता है, ठीक है। तो हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या आपतन कोण का मान भी निकालना हम लोग सीख लिए थे। क्या था? cos i बराबर √μ² - 1/3 था। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष का आपतन कोण क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करें। तो कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक के बारे में पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये कहता क्या है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनने का सिद्धांत क्या है, मतलब ये किस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष हमें सूर्य की उन किरणों से दिखाई देती है। मतलब दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य की उन किरणों से दिखाई देती है या देता है जिनका वर्षा की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन होता है। आपको हम प्राथमिक में क्या बताए थे कि उसमें 2 बार तो था, उसमें 2 बार अपवर्तन तो था, ठीक है, उसमें 2 बार अपवर्तन तो था, ठीक है, प्राथमिक में। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें 1 बार था। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राथमिक में 1 बार था और द्वितीयक में 2 बार है। अर्थात आप ये भी बता सकते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष से क्यों कहते हैं? तो उसके अंदर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है, ठीक है। 2 बार होने के कारण हम लोग इसको द्वितीयक इंद्रधनुष भी कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? ऊपर हमारा वॉयलेट होता है और सबसे नीचे रेड होता है, ठीक है। आर वॉयलेट मतलब भी। इस तरीके से आप द्वितीयक इंद्रधनुष का पिक्चर देखकर आप समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष का छोटा सा पिक्चर भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप बता सकते हैं कि ये हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष है। पिछले क्लास में आपको हम एक और बात बताए थे कि कभी भी आपको दोनों इंद्रधनुष एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है। अगर प्राथमिक दे रहा है, जैसा भी प्राथमिक दे रहा है आपको, तो द्वितीयक नहीं देख सकते हो। अगर आप द्वितीयक दिख रहा है तो प्राथमिक नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये है रेनबो, जो अक्सर वर्षा के दिनों में हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये 7 रंग का एक अर्धवृत्ताकार पट्टी होता है, ठीक है। बहुत सारा इसमें कलर होता है। जिस तरीके से प्रिज्म से कलर बनता है, उस तरीके से वाटर से भी क्या बनता है? कलर बनता है। वाटर किसके तरह बिहेव करता है? वाटर प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। जिस तरीके से हम पिछले क्लास में प्रिज्म के बारे में बताए थे, तो वाटर जो है प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, एज्यूम कर लीजिए ये बारिश का बूंद है, ये, ठीक है। बारिश का बूंद आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। एक बारिश का बूंद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए उस बारिश के बूंदों में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से एक सूर्य के प्रकाश का किरण, ये देखिए, ये सूर्य के प्रकाश का किरण गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की किरण के जाने के बाद, सूर्य के प्रकाश की किरण के जाने के बाद आप जानते हैं कि किरण प्रकाश का जो सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। ये मौलिक सबसे बेस्ट सिद्धांत है इसका, जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और इसका एक प्रूफ भी है, ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। यही कारण है कि हमारा ग्रह जो लगता है, अभी कल जो लगा था चंद्र ग्रहण लगा था, और भी आने वाले समय में कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो यह ग्रह क्यों लगता है? तो सूर्य सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, और उसके रास्ते में कोई आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगा। तो रुकावट आने की वजह से एक छायांकित भाग बनता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रह लगा हुआ। ये ग्रह क्यों लगा हुआ है? इसका यही रीजन है कि सूर्य का प्रकाश उस पार नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर उस पार चला जाता तो ग्रहण नहीं लगता। मतलब सूर्य के प्रकाश के छाया को क्या कर लिया? वो इमेज रोक लिया। चलिए, तो ये तो था क्या है, ग्रह लगने का कारण था। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है कि अब ये लाइट यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कंप्लीट ही वर्षा का बूंद है ये, ठीक है। इसमें हम एक पेड़ चला देते हैं, ये वर्षा का बूंद हो गया। वर्षा का बूंद एक्चुअली बहुत छोटा छोटा होता है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा वर्षा का बूंद, आप देख सकते हैं। तो ये वर्षा का बूंद है, ठीक है। अब क्या हुआ? आप एज्यूम कीजिए कि अगर ये ना होता तो कहाँ जाता?
ठीक है। तो आप बता सकते हो कि सर अगर ये नहीं होता तो प्रकाश का नेचर सीधी रेखा में गमन करना, वो सीधी रेखा में गमन कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माध्यम तो चेंज हो गया, ये हमारा कौन सा विरल माध्यम है और ये कौन सा है, सघन माध्यम है। तो माध्यम चेंज होने से क्या हो जाएगा, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिशा में परिवर्तन होगा, तो आप बता सकते हो कि विरल से सघन जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, मतलब किसकी ओर मुड़ेगा, वो अभिलंब हटेगा, अभिलंब के पास मुड़ेगा, सॉरी। तो अब क्या हो गया ये, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ गया ये, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको जाना था यहाँ, यहाँ ना जाके ये किधर हो गया, ऐसे मुड़ गया ये, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे इसका नेचर क्या है। अब अगर ये पारदर्शी माध्यम ही नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ये निकल जाता। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्या हो गया, यहाँ पे ये हुआ एक बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हुआ। फिर देखिए यहाँ के बाद यहाँ देखिए डायरेक्ट इस अगर नहीं होता तो सीधा निकल जाता है ये, ठीक है। तो हम एज्यूम भी कर लिए इस तरीके से, ये सीधा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा गया सीधा ये, ठीक है। जाना तो चाहिए था इसको सीधा, लेकिन सीधा तो नहीं गया ये, मतलब इस तरीके से कितना डिग्री से मूव कर गया। तो टोटल आप जानते हैं एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए कि इसका दो कोण आर आर है, एक ये आर है, एक ये आर है, ठीक है। तो बोलेगा ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 180 डिग्री माइनस आर, ये दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो चलिए उसका काम तो बाद में करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, प्रकाश यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, या उसको पार नहीं कर पाएगा, तो फिर वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा ये, फिर इसको क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, मतलब ये क्या हमारा है, सघन माध्यम है, सघन से फिर कहाँ आ गया, वो विरल में आ गया, ठीक है। तो अभिलंब से क्या हट गया ये, अभिलंब से दूर हट गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम हो गया। आपको जो भी डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, डॉट डॉट लाइन क्यों दिया गया है, तो डॉट डॉट लाइन प्रत्येक लाइन का अभिलंब है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इस तरीके से अब हम पता करेंगे कुल विचलित कितना हुआ ये, ठीक है। हमको कुल निकालना है, विचलन को निकालना है, टोटल विचलित कितना होगा। अब देखिए एक बात आप सोचिए कि जिस प्रकाश को यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, वो प्रकाश मूव करके फिर कहाँ आ गया, उसी लाइन पे आ गया, ठीक है। अर्थात ये कितना ज़्यादा विचलित कर गया ये, ठीक है। अगर हम क्या कर ले, डेल्टा डैश निकाल ले अगर हम, ठीक है, तो हमारा कुल विचलन निकल जाएगा, ठीक है। यही हमारा कुल विचलन है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ विचलन हुआ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बी पर आपतन कोण, मतलब बी, ये देख लीजिए, बी पर आपतन कोण मतलब किस एंगल से आया है, बी पर आई से आया है, आई से आया है। अब आई से आने के बाद देखिए अपवर्तित हो गया ना, यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन अप मुड़ गया ना ये, तो अपवर्तित हो गया, ठीक है। तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो हमेशा जानते हैं अपवर्तन कोण जो होगा क्या होगा, वो आई होगा वो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, आपतन कोण हमारा यहाँ पे आई होगा, ठीक है, और ये कोण जो होगा वो आर होगा। कुछ मिस्टेक्स था जिसको सुधार लेंगे, तो ये हमारा आई है और ये हमारा आर हो गया। तो यही दो ही चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो कुल विचलन निकाल रहे हैं, मतलब डेल्टा डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा डैश निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो किरण कहाँ कहाँ मुड़ा, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ मुड़ा। तो एक बार देखिए बी पर गया, सबसे पहले कहाँ गया, वो बी पर गया, ठीक है। तो देखिए बी पर कितना विचलित हुआ, ये देखिए एक बी पर गया, ठीक है। तो बी पर जो हुआ मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो यहाँ से क्रॉस कर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा मान लीजिए कि 60 है और ये मान लीजिए 30 है, तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा तब क्या बोलोगे, क्योंकि जानते हो दोनों बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर ये 60 है, मतलब ये 60 है और ये 30 है, ये 30 है, और दोनों जब बराबर होता है तो आप बता सकते हो कि सर 60 माइनस 30 अर्थात ये 30 होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। 60 को अब हटा दीजिए, अब समझिए कि 60 जो आपके लिए वो आई है, वो आई होगी। चलिए अब 30 को समझ लीजिए कि वो आपके लिए आर है, ठीक है। तो इस कोण को बताने के लिए क्या किए थे, आप 60 माइनस 30 किए थे, तो आप क्या कर दीजिएगा, आर माइनस आर कर दीजिएगा, तो ये कोण निकल जाएगा। तो बी पर विचलन कितना हुआ, तो बी पर विचलन जो हुआ आई माइनस आर हुआ, ठीक है। अब कहता है फिर ये किरण क्या हुआ, क्रॉस करके गया, कहाँ गया, तो वो सी पर गया, कहाँ गया, सी पर गया। तो सी पर कितना विचलित हुआ ये भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से इसका इमेज हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से
ये बनाया आर और ये बनाया आर, और देखिए यहाँ गया नहीं, मतलब यहाँ तो उसको जाना चाहिए था, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो प्रकाश सीधा निकल जाता। प्रकाश का नेचर हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब क्या हुआ कि कितना विचलित हुआ वो, ठीक है, तो ये पूरा 180 है, पूरा 180 है, और इतना है, इतना ये मूव कर गया। तो विचलन कितना हुआ उसका, तो विचलन लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस आर, एगो और आर है, एगो और आर है। इस तरीके से ये हमारा किस पे विचलन हुआ, डी पर विचलन हुआ, ठीक है। एक जगह और विचलन हुआ, वो कहाँ पे हुआ, एफ पर विचलन हुआ, एफ पर देखिए। फिर इस तरीके से आया, फिर इसको यहाँ निकलना चाहिए, यहाँ निकल के क्या हो गया, इस तरीके से कोना से वो मूव कर गया। मतलब एक बार, ये कितना बार, 4 बार विचलित हुआ ये, ठीक है। 4 बार विचलित कहाँ कहाँ हुआ, तो 2 बार अपवर्तन हुआ इसका, और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का एंगल फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 180 माइनस 2r होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2r है, इसलिए 180 माइनस 2r हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी कितना आपको दिख रहा है, 2r दिख रहा है, मतलब 180 माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरा अगर i है, ठीक है, पूरा अगर i है तो इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी i हो जाएगा। यहाँ से अगर ये हम पता करना चाहे तो हम लिख सकते हैं i माइनस आर, तो ये हो जाएगा i माइनस आर हो जाएगा। अब कहता है कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, वो कपड़ा रहेगा। चलिए तो देखते हैं, हम लोग निकालते हैं, डेल्टा डैश का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप नंबर को ऐड कर लीजिए, 180 और 180 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब एक काम तो हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। चलिए इसका कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखिए, अब आपके पास आर कितना है वो काउंट कीजिए, तो 2r और 2r और 1r और 1r, मतलब कितना हो जाएगा, 6r। 6r तो होगा, लेकिन सब r का साइन क्या है, माइनस में, इसलिए क्या कितना हो जाएगा, माइनस 6r, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या जाते हैं, अब हम लोग को देखना पड़ेगा i कितना है, तो i 1 और 1 2i है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है। चलिए अब आपको हम क्या बताएं, न्यूनतम विचलन, मतलब i के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो न्यूनतम विचलन जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम विचलन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 इक्वेशंस बन गया, एक इक्वेशन तो ये बन गया, ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, और एक इक्वेशन ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का न्यूनतम विचलन जो होता है अप्रॉक्स में लोग उसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो पिक्चर में हमको इतना ही बात समझना था, अब हमको पिक्चर का यूज़ नहीं करना है, अब केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमको द्वितीयक इंधनुष का आपतन कोण निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को रहने देते हैं, बाकी इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको, पॉज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात है, आपतित किरण हमारा वो ए बी था, और निकला था, जो निकला था वो किससे निकला था, एफ ई से निकला था, ठीक है। उसके बीच का जो कोण था वो न्यून कोण था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ये पता करना चाहें कि विचलन कितना हुआ, ठीक है, तो कुल विचलन हम लोग यहाँ निकाले थे, ठीक है। तो कितना था वो, 360 था, 360 में आ जाइए, और इसका रिजल्ट हम लोग क्या निकाले थे, सॉरी 360, और फिर कितना था, माइनस 6r था, 6r प्लस में क्या था, 2r था, प्लस में 2r, और माइनस 180 डिग्री है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटाइए, कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए घटाइएगा तो 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 6r प्लस में 2i, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा, ठीक है। आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन से परिचित होंगे, अवकलज जिसको बोलते हैं। तो दोनों और i के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर i के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज या अवकलन करने पर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, i के रेस्पेक्ट में करना, मतलब डेल्टा और नीचे क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, ठीक है। 180 डिग्री और नीचे में क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, i के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है।
चलिए फिर 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे। रेस्पेक्ट मतलब उसके नीचे आई लिखना, फिर 2 लिखेंगे, आई लिखेंगे और आई लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो दोनों अवकलज करना है। अवकलज का स्पेलिंग होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, डी लगा दिए, डी लगा दिए। चलिए अब देखिए ये क्या आ गया, डेल्टा डी, डेल्टा डी और डेल्टा आई, डी आई। चलिए किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि संख्या का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये रिजल्ट 0 आ गया, ये क्या हो जाएगा 6 डी आर बाई डी आई हो जाएगा। ठीक है, अब आई को आई के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपको हम क्या बता चुके हैं, ध्यान देंगे तो डेल्टा आई, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर यूज कर लें यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख के, समीकरण 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -6 आर डी आई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी छूट गया, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब सॉल्व करने के बाद आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो धीरे धीरे हमको एक वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद स्नेल का नियम लेके हम लोग उसको आसानी से क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे हम डी आर और डी आई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 2 को इधर लेकर आ जाइए या इसी को इधर लेकर आ जाइए, मतलब 6 डी आर डी आई बाई कितना हो जाएगा, 2। हमको निकालना है डी आर डी आई का मान निकालना है। क्या लिख सकते हैं, 2/6, इसलिए क्या निकल जाएगा, डी आर बाई डी आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ गया कि हम लोग क्या निकाल लिए, डेल्टा निकाल लिया। डेल्टा का वैल्यू क्या निकल गया था, 180 - 6r + 2i निकल गया था। इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा हमको, i के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। तो अवकलज करेंगे तो देखिए यहाँ पे i हो गया, ये भी i हो गया, ये भी i हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, ये तो हो गया डी डेल्टा और डी आई, और संख्या का डिफरेंशिएशन 0, और ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो i के रेस्पेक्ट में, और पर क्या है r, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और ये क्या हो जाएगा, i को i के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बना के हम लोग क्या कर लिए, एक और इक्वेशन बना लिए। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। करने वाले हैं जहाँ पे हम बताएंगे आपको स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या था, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 नियतांक, नियतांक को म्यू बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो साइन आई का मान क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कुछ इक्वेशंस जो है वो लाइन पे आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पहले आप क्या कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 4। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। और या मेरा पहला वीडियो आप देखे होंगे तो प्राथमिक में कितना आया था, 1/2 आया था। ठीक है, और बाकी इसी स्टेप को सॉल्व करते करके हम क्या किए थे, वहाँ पे हम लोग क्या पुट किए थे, 1/2 पुट किए थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या पुट करने वाले, 1/3 पुट करने वाले, और फिर देखेंगे हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं समीकरण 4 को फिर से लेते हैं। समीकरण 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई म्यू साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट का वैल्यू ही इसमें पुट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, ये साइन आई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये साइन आर है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, और इसको भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेन रूल से ले चलते हैं। अब साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। साइन का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस आर होता है। यहाँ पर डी आर बटा डी आई होता है। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर अगर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दें, इक्वेशन नंबर समीकरण 3 मेंशन कर दें, 3 से, तो 3 से क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, कॉस आई म्यू
कॉस आर। अब डी आर और डी आई का वैल्यू कितना 1/3 है, 1/3। अब क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कॉस आई इज इक्वल्स टू म्यू कॉस आर। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों ओर अगर हम स्क्वायर करते हैं 3 कॉस आई का स्क्वायर म्यू कॉस आर का स्क्वायर, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या चाहिए वैल्यू, कॉस स्क्वायर आई, ठीक है। अब म्यू को छोड़ दीजिए और कॉस को आप क्या साइन के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, तो 1 माइनस साइन आर का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब म्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर आई, अगर इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से देखिए, अगर इक्वेशन 4 को यूज़ कर ले, देखिए इक्वेशन 4 को यूज़ कर ले तो कहता है कि म्यू का स्क्वायर कर दे, म्यू का स्क्वायर कर दे और इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, तो इसके बदले आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर आई लिख सकते हो, तो 9 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चूंकि साइन आई बराबर म्यू साइन आर होता है, स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, साइन आई है ना, साइन आई, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। अब इसका हमको काम नहीं है, सब ये वैल्यू यूज कर लिए, ये वैल्यू यूज कर लिए, ये वैल्यू यूज कर लिए, अब बस इसको कैलकुलेट करना है। वो तौलिया अदरक हो गया, ये भीगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, खींच के लाते हैं उसको, कॉस स्क्वायर आई माइनस माइनस के बराबर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर खींच के लेकर आ जाएं इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लें, म्यू स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ तो हम लोग क्या कर लिए, इतना डीप सॉल्व करने का मतलब हो गया क्या, हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए सॉल्यूशन का, प्रूफ के अंदर काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, ठीक है। अगर इसको अब हम कॉस में कन्वर्ट कर दे तो दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 कॉस स्क्वायर आई प्लस, देखिए ये कॉस और ये भी कॉस है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 8 कॉस स्क्वायर आई बराबर, अगर इसको हम म्यू लिख दें और इस माइनस को एक को इधर खींच के लेके आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1/8 बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम क्या पता करना चाहें कि द्वितीयक इंधनुष बन रहा है तो उसमें सूर्य के प्रकाश का किरण जो किस एंगल से आया होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, पानी के बूंद का वर्तनांक अगर हमको पता हो तो अब वर्तनांक के जगह उस वैल्यू को हम पुट कर दें और उससे घटाकर अगर 8 से हम भाग कर दो तो एक एंगल निकल जाएगा जो द्वितीयक इंधनुष बनने का कारण देता है, मतलब उस पर सूर्य का प्रकाश किस एंगल से आया है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष का क्या हो गया, आपतन कोण, द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर आपसे आपतन कोण बोलेगा तो आई बराबर, आप कॉस को उधर खींच के ले जाओ, इन्वर्स बन जाएगा वो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, म्यू स्क्वायर माइनस 1/8 लिख सकते हो। तो ये जो है वो एग्जाम के लिए, 12th के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर आता है, या तो प्राथमिक का है या द्वितीयक का है। तो एक चीज़ और हम लोग देखेंगे अभी, एक चीज़ जो देखने वाले वो क्या देखने वाले हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंधनुष में अंतर देखने वाले हैं, ठीक है। इसको आप सबसे पहले क्या करें, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आप याद कर लेंगे। चलिए तो एक आज का एक और टॉपिक है जो बहुत खास टॉपिक है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, वो हमारा है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इसको हम बताते हैं। तो हम लोग जब इसके बारे में डिटेल्स जान लिए तो अंतर बताना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो प्राथमिक और ये क्या है, द्वितीयक है,
ठीक है। तो अब इसके बारे में हमको अंतर बताना है। तो अंतर तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि प्राथमिक इसको क्या क्यों कहते हैं। तो इस इंद्रधनुष में एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए इसको प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। और इसमें कितना बार होता है, 2 बार होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाए भी थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण यही है इसका। ठीक है, तो एक अंतर तो आप बता दीजिएगा ऐसे कि प्राथमिक में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, द्वितीयक में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहला अंतर क्लियर हो गया। चलिए अब एक बात और देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक इमेज को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष दिख रहा होगा और उस बॉक्स में आपको द्वितीयक इंद्रधनुष दिख रहा होगा। अब दोनों को आप गौर से देखिए, आपको कौन ज़्यादा चमकीला दिख रहा है। उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला देखने में लगा होगा और द्वितीयक कम चमकीला लगा होगा। तो ये भी तो एक अंतर हो सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, अधिक चमकीला होता है। देखिए यहाँ पे एक और हमको अंतर क्या हो गया, अंतर मिल गया। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, कम चमकीला होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा के आपको खुद बोले कि आप डिसीजन ले लो कौन ज़्यादा आपको चमकीला दिख रहा है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए। तीसरा अंतर फिर से आप क्या करिए, आपके सामने फिर से दोनों रेनबो है, इधर है प्राथमिक रेनबो, इधर है द्वितीयक रेनबो। आप दोनों को देखो गौर से और बताओ क्या अंतर आपको दिख रहा है। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष ऊपर लाल है और द्वितीयक में नीचे लाल है। तो ये भी तो एक अंतर हो सकता है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी होता है, बिल्कुल स्पेक्ट्रम की तरह बिहेव करता है। और द्वितीयक में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये तीसरा अंतर क्रिएट हो गया। चौथा अंतर क्या कहता है, ये तो हो गया। चलिए चौथा क्या कहता है, तो जो प्रूफ करने के लिए आता है, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में से कोई ना कोई हर साल एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स का आता है, तो दोनों का हम प्रूफ भी आपके सामने दे दिए, कॉपी में उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। और ये भी तो एक अंतर हो सकता है कि इसका आपतन कोण जो होगा, इसकी आपतन कोण से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को 8 से भाग करना है, किसी भी नंबर को 3 से भाग करना है, मतलब इसका कोण बड़ा होगा इसके कोण से। ठीक है, इसका आपतन कोण पूछेगा तो आप बोलोगे I बराबर cos इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। और इसका अगर आपसे बोलेगा तो बोलोगे I बराबर cos इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/8 बोलोगे। इस तरीके से आप दोनों प्राथमिक और सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हो, अंतर आसानी से बता सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको आप लिख के याद कर लेंगे। इस तरीके से देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर